Good morning. Good morning. Myself, Dr. Pintu Kumar. I am Assistant Professor, PG Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। विद्यार्थियों का बहुत सा रिक्वेस्ट आया है, खासकर शोधार्थियों का भी है, और कुछ ICSSR से PDF का लास्ट डेट भी है 31 अगस्त तक। तो बहुत लोग PDF के लिए रिसर्च प्रपोजल को अप्लाई करना चाहते हैं। मगध यूनिवर्सिटी में भी शोध का रिजल्ट अवेटेड है, उसमें भी बहुत लोग ये जिज्ञासा है कि सर एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। तो मैं कुछ रिसर्च प्रपोजल के बारे में आज का मेरा ये लेक्चर है। क्योंकि मैं ICSSR रिसर्च ग्रांट को लेकर मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर अपना काम कर रहा हूँ इस पर, तो उन अनुभवों के साथ मैं कुछ आप विद्यार्थियों के बीच में कुछ बातों को रख रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान में आपको एक रिसर्च प्रपोजल, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में मदद साबित होगा। रिसर्च प्रपोजल इट इज ए ब्लू लाइन, इट इज ए आउटलाइन ऑफ रिसर्च। जैसे किसी छत को जब बनाते हैं तो उसका पिलर खड़ा करते हैं, रिसर्च प्रपोजल उसी पिलर है, उस छत की बुनियाद है, पिलर है, मजबूती है, जिस पर पूरे मकान का बेस तैयार होता है। रिसर्च प्रपोजल इज ए ब्लूप्रिंट, इट इज ए स्ट्रक्चर टू स्टार्ट आवर रिसर्च। तो आपको ये समझ में यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई किसी तरह का शोध प्रारूप तैयार करते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो पहली चीज आपके जो माइंड में होना चाहिए कि ये कहीं से इस पर सेम टॉपिक पर या सेम चीजों पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। अन्यथा आप बहुत से बारीकियों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में आएंगे, आप पर बहुत से एंटी प्लेजरिज्म का मामला बनता है और एकेडमिक कोड ऑफ एथिक्स का वायलेशन का भी मामला बनता है। क्योंकि रिसर्च एक हाईएस्ट डिग्री माना जाता है आपको आने वाले करियर के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो अलर्ट रहना है कि इसका वर्क कहीं से कॉपी ना हो, एकदम बिल्कुल यूनिक वर्क हो, बिल्कुल नया वर्क हो। और इसीलिए रिसर्चर से ये उम्मीद किया जाता है कि आप किसी भी टॉपिक को देखने के पहले एक बार आप अच्छे से अच्छे संस्थान या जहां रिसर्च होते हैं वहां आप विजिट कर लें। अगर ऑनलाइन माध्यम से वो संसाधन उपलब्ध नहीं है तो अब ऑफलाइन माध्यम से लाइब्रेरी में जाकर, उसके वेबसाइट पर जाकर अध्ययन करके आप देखें कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो आप तैयार करना चाहते हैं इस पर किसी तरह का पहले कोई काम नहीं हुआ। किसी भी वर्क का रिलेवेंसी होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सेम चीजों को कर लेते हैं, हालांकि पहले तो ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे हम देख सके कि हमारा रिसर्च प्रपोजल या किसी का रिसर्च प्रपोजल कहीं से कॉपी है कि नहीं। पर अभी शोध गंगा साइट पर, इन्फ्लिब्नेट के साइट पर जाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिससे बहुत से शोध गंगा, शोध गंगा बहुत तरह का जुड़ा हुआ है, उस पर अब बहुत से रिसर्च सिनॉप्सिस भी जमा हो रहे हैं, प्रपोजल भी जमा हो रहा है, ताकि कोई प्लेजराइज्ड, कोई सेम टॉपिक पर रिसर्च ना करे। फिर भी ये रिसर्चर के लिए चुनौती है कि अच्छे से अच्छे यूनिक काम को आप देखें, पता लगाएं। रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के पहले बहुत से चीजें ऐसे तो होती है जो हमारा अननोन होता है, हमको बहुत से जानकारी नहीं होता। तो इसीलिए हमको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस रिसर्च को शुरू करने के पहले कैसे हम उसको रिलेवेंसी रखें, उसका क्या आज के समय में कितना प्रासंगिक है, और उस प्रासंगिकता को ध्यान में रखना कर रिसर्च का अगर आप टॉपिक डिसाइड करते हैं नए चुनौतियों के साथ, नई समस्याओं को साथ, तो शायद आपका रिसर्च रिजेक्ट होने से बच सकता है। तो बहुत से ऐसी चीजों के साथ में आपको रखना होगा, लैंग्वेज बहुत अच्छा रखना होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा वर्ड इस तरीके से ना हो कि एक वर्ड का कई मीनिंग निकल जाए, नहीं तो आपका रिसर्च अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आप आइए हम बात करते स्टेप बाय स्टेप कि रिसर्च प्रपोजल में हम कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, हम एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें। क्योंकि सभी संस्थानों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार के अंतर्गत जो भी बिहार विश्वविद्यालय हैं, बिहार विश्वविद्यालयों में रिसर्च सिनॉप्सिस को बहुत
प्राथमिकता दिया जाता है। जब तक आपका रिसर्च सिनॉप्सिस को डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, रिसर्च काउंसिल या पीजीआरसी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल इसको अप्रूव नहीं करता, आपका रिसर्च नहीं होता। जबकि बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद रिसर्च प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया चलती है और उसको एक स्वीकृति मिलती है। पर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में, जो स्टेट विश्वविद्यालय है, उसमें रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट होना एक बहुत बड़ा चुनौती है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी जिनका रिजल्ट आएगा या आ गया है वो कोर्स वर्क करेंगे, कोर्स वर्क करने के बाद के दरमियान में ही वो रिसर्च प्रपोजल अपना तैयार करते हैं, जिससे उसको स्वीकृति मिले और सही समय पर रजिस्ट्रेशन होकर अपना शोध निर्देशक के अंदर में रिसर्च कार्य को शुरू करें। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आप किसी भी चीज को सबसे पहले होता है कि आप ये देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो आप किसी भी रिसर्च को शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस क्षेत्र को विजिट करिए कि उसकी यूनिक प्रॉब्लम्स क्या है। वो प्रॉब्लम जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, वो प्रॉब्लम जो आपके सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन से मैच करता हो, और उस प्रॉब्लम की यूनिकनेस क्या है, कॉन्क्रीट आइडियाज क्या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से हो सकता है। अगर मैं ज्योग्राफी के हूं तो उस प्रॉब्लम्स को एक स्पेस के टर्म में उसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इकोनॉमिक्स का अलग वे में, समाजशास्त्र को अलग वे में देखते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी उसको एक अलग मॉडल और थ्योरी से उसको देखते हैं। तो इस प्रकार आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिस क्षेत्र में करना चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम्स किस रूप में, और इस प्रॉब्लम्स से ही कई तरह का जब रिसर्च प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे उसी में से टॉपिक डिसाइड होता है। क्योंकि रिसर्च इटसेल्फ, रिसर्च टू सर्च, रिसर्च इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हमेशा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम एंड इट्स चैलेंजेस। समय के साथ आने वाले विभिन्न चुनौतियों को समाधान करने की एक प्रक्रिया है जो कालांतर में या समय के साथ जैसे जैसे उनको चुनौतियां मिलता है, शोध की प्रारूप, शोध की विधियां, शोध की नए डायमेंशंस में, नए नए स्वरूप में आते हैं। तो रिसर्च एक प्रक्रिया है ना, किसी चीज को फाइंडिंग्स का, रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का, उसको देखने का। दूसरा, जब प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारा इस प्रॉब्लम को ये उद्देश्य होता है ना। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका एक हाइपोथेसिस का बनाते हैं। हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है जो किसी चीज को एक टेंटेटिव आइडियाज के वे में, एक टेंटेटिव चीजों को सोच लेना कि अगर इस क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाया जाए तो परिवार में डिसीजन मेकिंग में उसकी भूमिका होंगी, या वो राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यही तो हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को शिक्षा साक्षर बनाया जाए तो उनको डिसीजन मेकिंग में या सशक्त होंगे। ये हमारा प्रॉब्लम्स माना शिक्षा, और हमने रिसर्च को शुरू किया और टेंटेटिव आइडिया दिया कि डिसीजन मेकिंग में भूमिका होगी या राजनीतिक या सामाजिक रूप से सशक्त होगी। परंतु कई बार देखते हैं कि महिलाएं बहुत साक्षर होने के बाद भी वो घर के मामले में निर्णय नहीं ले पाती है। घर का कोई पुरुष सदस्य ही निर्णय लेते हैं, या जनप्रतिनिधि बन गए। कई ऐसे एग्जाम्पल आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि मुखिया होने के बाद भी उनका डिसीजन उस घर के मेल मेंबर्स या जिसको मुखिया पति कहते हैं वो लेते हैं। तो ऐसा नहीं, रिसर्च हमने माना लेकिन उस आइडियाज सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार की जो परिकल्पना करके हम किसी काम को शुरू करते हैं उसको हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। और शोध परिकल्पना, जब ये सभी चीजें डिसाइड होती है तो हम मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि हम कैसे मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे उस रिसर्च के लिए। शोधार्थियों
या जो भी रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, methodology is important tools and techniques to show your research या to advance your research। आमतौर पर जो बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से आपने रिसर्च का पूरा आइडिया फाइंडिंग दिखा देते हैं। रिसर्च की रेलेवेंसी या वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता तभी होगी जब बेहतर तरीके से आप उसमें नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए टूल्स, टेक्निक, नए नए आइडियाज, नए नए मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए डेटा रिसर्च में इंपॉर्टेंट है कि डेटा कलेक्शंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है उसके साथ साथ अगर साइंटिफिक रिसर्च है तो आप नए नए तरीके से, जैसे बहुत से लोग SPSS का यूज करते हैं, हम ज्योग्राफी वाले ArcGIS का प्रयोग करते हैं, बहुत से मैपिंग को प्लॉट करने में 3D मैपिंग अब आ गया है। और उस ArcGIS अगर जिस तरह का सॉफ्टवेयर का यूज करें उसकी अपग्रेडेशंस भी, और कितना स्किल्ड आपका डेवलप है अगर उस तरह का तकनीक को आप अपने रिसर्च की, डेटा के इंटरप्रिटेशन, डेटा के एनालिसिस, रिसर्च के पूरे विधियों में प्रयोग करते हैं तो रिसर्च की क्वालिटी में इनहांस होता है। ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च की मैथडोलॉजी, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके रिसर्च की क्वालिटी को जजमेंट करने के लिए। आखिर कोई रिसर्च क्यों करना चाह रहा है? या आपसे ICSSR रिसर्च प्रपोजल मांगता है, या विश्वविद्यालय में आपको JRF दिए जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिए जाते हैं, या आपको PhD हाईएस्ट डिग्री दिया जा रहा है जिस पर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी को ओवरऑल आउटपुट कुछ देना चाहते हैं। आपका रिसर्च एक प्लान के रूप में उपयोग हो सकता है जो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आपकी रिसर्च की रेलेवेंसी के साथ आप नए नए टूल, टेक्निक के साथ अवेयर होते रहिए। आपकी अवेयरनेस आपकी शोध की क्वालिटी और गुणात्मक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का इंडिकेट करता है, जो रिसर्च प्रपोजल में आपसे उसके मेथडोलॉजी में आपके उस एस्पेक्ट को माना जाता है। उसके बाद आइए गैप इन रिसर्च या लिटरेचर की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके रिसर्च को, सिनॉप्सिस को या प्रपोजल को बनाने में। आपने रिसर्च की आइडिया लिया, कहां से आपने बेसिक चीजों को लिया, किस तरीके से आपका जानकारियां हुआ, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो आपका डिसाइड करता है कि आपने साहित्य समीक्षा या पूर्ववर्ती जो साहित्य है, जो शोध है, जो कार्य है, किस तरह के पाठ्य सामग्रियों का आपने अध्ययन किया। आपके ज्ञान का जो बेस है उसकी मौलिकता और उसकी मानक क्या है। इसलिए जरूरत होता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक को आप शोध समीक्षा के दरमियान पढ़ के उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, समझें। और उसी में रिसर्च गैप है कि उसमें यह भी देखना है कि जो आप शोध करने जा रहे हैं वो कितना अंतराल है। आपकी रिसर्च से रिलेटेड किसी तरह का काम नहीं हुआ तो किस किस फील्ड को आप जो टच कर रहे हैं उस रिसर्च में लैकिंग है, और किस तरीके का रिसर्च इससे जुड़ा हुआ है जो सार्थक रिसर्च के रूप में भी कहते हैं, और कितना उसमें गैपिंग है। उस रिसर्च की आइडिया को भी यहां पर रखा जाता है कि कितना आपके मौलिक रिसर्च में क्या क्या चीजें हैं जो आप तक नहीं हुआ है, उस रिसर्च के माध्यम से दिया जाएगा। और उसकी मौलिकता कहां से जानकारी होगी? डिफरेंट टाइप्स के जो लिटरेचर है, बुक है, थीसिस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, रिपोर्ट, किताब, बहुत से जो ऐसे पब्लिश मटेरियल्स हैं, जो रेफरेंस मटेरियल्स हैं, शोध पत्र हैं, उन सभी चीजों से आपको इसकी जानकारी होगी। इसलिए गैप इन रिसर्च एंड लिटरेचर इज ए mirror of your research proposals. It provides a base of and authenticity of your research ideas. इसलिए इस पर बेहद फोकस करना जरूरी है। उसके बाद आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत कुछ फोकस किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है,
समाज के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, रिलेवेंस क्या है। अब कोई रिसर्च ऐसा हो जो पूरे समाज मानवीय सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल वार के रूप में या बायोलॉजिकल एक तरह का कोरोना कहीं कहीं से बायो लैब का जनरेट हुआ, तो भी एक रिसर्च आउटकम है। बहुत से ऐसे न्यूज हैं जो आते हैं, कई तरह का वायरस बन जाता है और कई तरह का प्रॉब्लम्स होता है, कई तरह का कहते हैं कि परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर से जो नाभिकीय संलयन विधि से जहां बिजली पैदा होता है सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव है, वही जब बम प्रयोग करके मानवीय सभ्यता के लिए तो सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए आपको सिग्निफिकेंस और रेलिवेंट ऑफ द रिसर्च क्या है, ये मानव सभ्यता के लिए, समाज के लिए क्या उपयोगी है, इसका भी बहुत लोग इंट्रोडक्शन में चर्चा करते हैं। अब नए तरीके से एक नया कॉलम में भी इसको बताना है और फिर उन रिसर्च के सभी आइडियाज को समराइज करिए कुछ चैप्टर में, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो भी है उसमें उसको समराइज करिए। इसलिए उसको टेंटेटिव चैप्टर कहते हैं। पर रिसर्चर इस बात को ध्यान रखे कि चैप्टर्स का नाम लिख करके और बिल्कुल उसमें कंटेंट ज्यादा ना दे, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल एक अप्रूवल के स्टेज में है, तो बहुत सी चीजें बातें जब उसमें मेंशन कर देते हैं और एक बार अप्रूव हो गया कहीं भी किसी भी कमिटी से, तो उसको फिर छांटना हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस जो है बड़ा सिंपल लैंग्वेजेस जिसका बिल्कुल सटीक मीनिंग उतरे निकले, वही उन चीजों को सिंपल लैंग्वेज में पूरा फ्रेम के अंतर्गत टू द प्रिसाइज वे में, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हाइपोथेसिस एकदम बिल्कुल पॉइंट वेज में, पूरा राइटअप स्टोरी वेज में नहीं लिखने का प्रयास करें। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जिस रिसर्च प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया है उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या इसका, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका क्या ये हो सकता है और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसका कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है, जो रिसर्च का आइडिया है, प्रॉब्लम है, उसको आप ऑब्जेक्टिव के वे में ध्यान रखना है कि उसी प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हाइपोथेसिस होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है शोधार्थियों का, जब हम थीसिस या देखते हैं बहुत से हमारे पास प्रपोजल आ रहे, प्रॉब्लम कुछ और बता रहे हैं, उद्देश्य कुछ और निर्धारित है और हाइपोथेसिस कुछ और है, मेथोडोलॉजी कुछ और प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कंक्रीट डिडक्टिव अप्रोच में बिल्कुल सभी को एक सेंट्रल अप्रोच के तहत कि एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और एक के साथ दूसरे को प्रूफ करने में कैसे रिजल्ट आएगा, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और उसके बाद रेफरेंसेस के रूप में लिखना है। क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा ब्रॉडर रिपोर्ट और थीसिस नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिए बिब्लियोग्राफी में आपको बनाने का। आपने सिलेक्टेड और थीमेटिक कुछ चीजों का अध्ययन किया रिसर्च के लिए और जिसका आपने गैप इन लिटरेचर में साइटेशन दिया है, जिसको साइट किया है, चाहे वो बुक, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, जिसको गैप इन रिसर्च या लिटरेचर में आपने साइट किया है, उसी को आप रेफरेंसेस वे में सिलेक्टेड एंड थीमेटिक रिसर्च के रूप में रखेंगे। उसके बाद कुछ जो रिसर्च एजेंसीज हैं, ये तो आपका पूरा यूनिवर्सिटीज लेवल का रिसर्च प्रपोजल है, लेकिन कुछ ICSSR और जिसकी बात करते हैं, इन सभी के साथ में उसमें वर्क प्लान और टाइम फ्रेमवर्क रखते हैं कि आपका जैसे PDF स्कॉलर के लिए कि आपका कितने साल का रिसर्च प्रपोजल आप दे रहे हैं, 2 साल, 3 साल, उसके हिसाब से कितने साल का प्रपोजल है, उस हिसाब से आप टाइम फ्रेमवर्क होता है और उस टाइम फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका बजट क्या होगा, उसमें बजट का भी चर्चा करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं जो चाहे आप फंडिंग